जय हिंद दोस्तों। तो सिविल सर्विसेज का पेपर कंडक्ट हो गया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री सेक्शन की। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे और इनका लेवल कैसा था, क्वेश्चन का सोर्स क्या था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात करेंगे कि हमारे बैच से कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे थे, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाए। और क्वेश्चन को करने का आसान अप्रोच भी मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और ऐसी एनालिसिस हम अक्सर ही करते हैं हर पेपर के साथ। आप वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर बाकी एनालिसिस भी रेफर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। यानी सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात कहना। ये गांधी जी ने कहा, और ये कब कहा? चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे। 60 लोगों को जब डांडी में ये पब्लिकली वायलेट कर रहे थे उस टाइम पे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब लंदन में अटेंड कर रहे थे उस टाइम पे, या क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च के टाइम पे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पब्लिकली वायलेटिंग साल्ट लॉ एट दिल्ली। ये जो क्वेश्चन है ये रूटीन सोर्सेज में कवर्ड नहीं है, बट पीवाईक्यू का पार्ट है। देखिए, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था 2019 में। इसमें उन्होंने ये कहा कि ऑन विच ओकेजन डिड गांधी जी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ ब्रॉट अबाउट मोरल, मेटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रियूनेशन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। यानी किस ओकेजन में गांधी जी ने ये कहा ब्रिटिश रूल ने मोरल, मेटेरियल, कल्चरल और स्पिरिचुअल रियूनेशन कर दिया, बर्बाद कर दिया देश को इन मामलों में। और आई रिगार्ड दिस एज अ रूल ऑफ कर्स, मैं इसे कर्स के रूल के रूप में यानी अभिशाप के शासन के रूप में देखता हूँ। आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम गवर्नमेंट, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। तो आप समझ सकते हो कि गांधी जी ऑल्दो नॉन वायलेंट रहे हैं अपने हर मेथड्स में, बट यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, और वो ये कि सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑन 6 अप्रैल 1930 एट डांडी। और यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। वैसे भले ये रूटीन सोर्सेज में कवर्ड नहीं है, बट थोड़ा आइडिया लगा करके भी ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, और ये मॉडरेट टू टफ लेवल की कैटेगरी में ही होगा अदरवाइज एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस फीमेल फिगराइन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदड़ो इज मेड अप। तो मोहनजोदारो से एक डांसिंग गर्ल के नाम से फेमस फीमेल फिगराइन पाई गई। ये किसकी बनी है? कार्नेलियन की, क्ले की, ब्रॉन्ज की या गोल्ड की? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, ब्रॉन्ज। और ये बेसिक एनसीईआरटी में भी है, हमने भी समग्र बैच में पढ़ा है हड़प्पन स्कल्पचर्स के बारे में, कि डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदारो से मिली, जो कि एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। ठीक है, जो कि जबकि जो बियर्डेड प्रीस्ट है ये स्टेटाइट की बनी है। स्टेटाइट क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है बेसिक लेक्चर्स में, कि एक तरह की मिट्टी होती है और इससे बना हुआ है बियर्डेड प्रीस्ट, जबकि जो डांसिंग गर्ल है ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स है। अगर आपने एनसीईआरटीज बेसिक पढ़ी है तो उसमें भी आप देख सकते हो, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया डांसिंग गर्ल के बारे में कि एक ब्रॉन्ज फिगराइन है जो कि मोहनजोदारो में मिली है। इसके अलावा एक टेराकोटा फिगराइन है जो कि नमस्ते के फॉर्म में है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, और ये क्वेश्चन डुएबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो लोग अरेस्ट हुए उनको लीगल हेल्प किन्होंने प्रोवाइड की? चितरंजन दास जी ने, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जी ने, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निज़ामी ने, और मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों, हमें पता है कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है उत्तर प्रदेश में, और ये एक बिल्कुल सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट होता है, बिकॉज यहाँ पे वायलेंट क्लेश हो जाती है और इसमें 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है और एक पुलिस स्टेशन पर आग भी लगा दी जाती है। अब डेफिनेटली हमें पता है कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि इससे और ज़्यादा वायलेंट ये स्ट्रगल होने वाला है। अगर हम इस तरह से सोचें कि ये यूपी में हुआ था, तो चितरंजन दास जी और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद अली जिन्ना थोड़ा हम एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सैफुद्दीन किचलू की, तो हमें पता है कि ये जस्ट अ सेकेंड जालियांवाला बाग से जुड़े हुए थे, तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज ये पंजाब वाला रीजन है। और मोहम्मद अली जिन्ना उतने डायरेक्टली सपोर्ट में तो होंगे नहीं जिस तरह से हमने हिस्ट्री में कवर करा है। और चितरंजन दास जी भी अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो एक्टिव लीगल एक्टिविटीज़ हैं उनसे थोड़ा दूर ही थे। तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत सही आंसर है, ऑप्शन बी। इसे क्रॉस चेक करने के लिए आप मालवीय मिशन जी की जो वेबसाइट है वहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि क्या हुआ, he left the high court about 1913 and appeared there after only once in 1923 to plead for the life of the large number sentenced to death in the चौरी चौरा केस। मतलब इन्होंने हाई कोर्ट को छोड़ दिया 1913 में ही, और उसके बाद बस एक बार वो प्लीड करते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे बड़े संख्या में लोगों को डेथ सेंटेंस मिल जाती है चौरी चौरा केस में।
तो यहाँ से भी ये वेरीफाई हो रहा है, बट ये क्वेश्चन अगेन मॉडरेट टू टफ है बिकॉज रूटीन सोर्सेज में डायरेक्टली कवर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres decided to include the upliftment of Harijan in his political and social program। मतलब किस घटना के बाद गांधी जी जिन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया लगातार, वो इरेडिकेशन की बात करते हैं हर जगह से और ये कहते हैं कि हरिजन्स का अपलिफ्टमेंट हमें इंक्लूड करना होगा हमारे सोशल एजेंडा और पॉलिटिकल एजेंडा में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि जो ऑप्शंस है वो उनसे भी अंदाज़ा लग जा रहा है। और यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि पूना पैक्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच साइन हुआ 1932 में, ये क्या बात करता है। तो ये हरिजन के रिजर्वेशन में जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करता है और इस पर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था B.R. अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच। और एट द एंड बात आती है जॉइंट इलेक्टोरेट पर, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की जा रही थी B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, लेकिन अंत में जॉइंट इलेक्टोरेट सही फिट होता है दोनों के एंड से। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि गांधी जी ने 1932 के आसपास ये बेसिकली अपने मेन एजेंडा में, मेन प्रोग्राम में जोड़ लिया था पूना पैक्ट के साथ ही। सो आंसर इज ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन बाद में ही पूछा गया, ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है 1932 में किन्होंने फाउंड किया, तो आंसर भी इसका अगेन महात्मा गांधी है। तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को इसके साथ लिंक करके समझ पा रहे हैं। गांधी इरविन एग्रीमेंट नहीं, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। देन ये कह रहे हैं 1935 के बाद नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एग्जैक्टली फिर ये बात कैसे लिंक है। यहाँ तो ये बात कर रहे हैं ना कि किस मूवमेंट के बाद जो अनटचेबिलिटी जो कंसिस्टेंटली अपोज कर रहे थे गांधी जी, उन्होंने डायरेक्टली इरेडिकेशन की बात कर दी और हर स्फेयर से इरेडिकेट करने की बात की गई। और ख़ास तौर से ये जो वर्ड है हरिजन को जो खास तौर से अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आइडिया लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि पोर्टुगीज ने 16th और 17th सेंचुरी में किन फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस किया। पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। अगर हम देखें इसके आंसर की बात, तो इसमें सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ऑल द थ्री। पोर्टुगीज ने काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी इंडिया में, जिसमें टोबैको था और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे पोटैटो वगैरह। और इसके बाद कुछ फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। इसे क्रॉस चेक करने के लिए काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है जो कि ये आप पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की है। यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि यूरोपियन डिस्कवरी ऑफ अमेरिका वाज फॉलोड बाय द डिससेमिनेशन ऑफ अमेरिकन फूड क्रॉप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जिसमें जो पोर्टुगीज है, ईयरलीस्ट यूरोपियन नेशन जो भारत पहुँचती है, ये एजेंट्स बन जाते हैं कुछ अमेरिकन क्रॉप को इंडिया में लाने के लिए, जैसे मेज़, स्वीट पोटैटो, कैप्सिकम वगैरह। इसके बाद जो पोर्टुगीज हैं, इन्होंने काफ़ी सारी फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस करी न्यू वर्ल्ड को, जैसे पाइनएप्पल, पपाया, सेपोडिला और गुआवा। तो इस तरह से जो पाइनएप्पल है, पपाया है और गुआवा है, ये तीनों ही इंक्लूडेड है। बट अगेन इस क्वेश्चन को भी ट्रेस करना डिफ़िकल्ट है। हालांकि जब अभी मैं रिसेंटली एनालिसिस कर रहा था एनडीए के पेपर की, सो रिसेंटली आई वाज डूइंग दिस एनालिसिस ऑफ एनडीए 1 2025 जो रिसेंटली ही हुआ है पेपर। इसमें उन्होंने पूछा था कि जो मेज़ यानी मक्का है, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 17th सेंचुरी में वाया पुर्तगाल, अफ्रीका एंड स्पेन, चाइना एंड मंगोलिया और टर्की। देखिए इसका आंसर पुर्तगाल नहीं है, अफ्रीका एंड स्पेन है। लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेज़ है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया वाया, तो इसका आंसर भी वही होगा, अफ्रीका एंड स्पेन। और ये ना थीम्स एनसीईआरटी में है, जैसे थीम्स एनसीईआरटी आप कवर करोगे, जो कि मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे भी। इसमें इन्होंने बताया है कि 17th सेंचुरी में बहुत सारे न्यू जो क्रॉप है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के अलग अलग कोनों से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, जिसमें जो मेज़ यानी मक्का है ये इंट्रोड्यूस किया गया वाया अफ्रीका एंड स्पेन। और बाय 17th सेंचुरी ये वन ऑफ द मेजर क्रॉप बन जाता है। वेजिटेबल जैसे टोमेटो, पोटैटो और चिलीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए इस टाइम पे भी, एज वेर फ्रूट लाइक द पाइनएप्पल एंड पपाया। तो यहाँ पे इन्होंने पाइनएप्पल और पपाया का जिक्र तो किया है ना, आप समझ पा रहे हो साफ तौर से। और इसको इन्होंने एसोसिएट किया है टोमेटोज, पोटैटो, चिलीज़ के साथ, तो आप समझ गए होगा हम किन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन नहीं किया है इन्होंने। तो थीम एनसीईआरटी में है बट डायरेक्ट बातें नहीं हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एनडीए में ही कि कौन सा जो क्रॉप है ये पोर्टुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं बहुत सारे। खैर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोबारा, और इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ऑल द थ्री। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये सिविल सर्विसेज 2019 में पूछा गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये 2019 के क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है, इनफैक्ट बस एक स्टेटमेंट का ही रिपीटेशन है। इसके अलावा CDS में पूछा गया था 2021 में कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किन्होंने इनिशिएट किया, तो आंसर इसका है ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी नायकर। देन CDS 2012 में ही पूछा गया था ईवी रामास्वामी नायकर जी के बारे में, जो कि ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ जाकर मैच होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि PYQs का भी रेलेवेंस है, PYQ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं और बैच हमारी काफ़ी हेल्पफुल रही इन मामलों में भी। अगला देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि इनको ही possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East, यानी ईस्ट के ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम को लेकर काफ़ी सम्मान था उनके मन में। दूसरा कह रहे हैं वो चाहते थे कि उनके देश के लोग एक रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच लेकर चलें और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव के सम्मान की गरिमा की बात करें, और सोशल इक्वेलिटी यानी सामाजिक समानता ऑफ ऑल मेन एंड वीमेन, सभी पुरुष और महिलाओं के साथ सोशल इक्वेलिटी भी हो। कौन से करेक्ट है बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें पहला गलत है, बट ऐसा नहीं है, पहला सही है। बिकॉज हमने ये कई बार पढ़ा है कि राजा राम मोहन रॉय जी कोई न्यू रिलीजन स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे। हिंदुइज्म के अंदर ही जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें सुधार करने की बात करते थे। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अरुणाचल टाइम्स में और बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप गूगल में सर्च करोगे सिंपली, तो आप पढ़ सकते हो कि ये स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से ही लिफ्ट किया गया है। व्हेन द ईस्टर्न एक्सट्रीम्स इक्वेटेड ऑर्थोडॉक्सी, prejudices and superstitions with their identity, and the western extremes took liquor and licentious for liberty, राम मोहन रॉय followed the golden middle way। ये बात मैंने आपको कई बार समझाई है, अभी भी ये डेमो लेक्चर यूट्यूब पे है, आप जाकर देख सकते हैं। और नाम है, मैं लेक्चर की लिंक ही शेयर कर दूंगा, वैसे अगर आप सर्च करना चाहें तो सोशो रिलीजियस मूवमेंट के नाम से है। तो इसमें वही कह रहे हैं ये कि ना ही ये वेस्टर्न एक्सट्रीम्स को सपोर्ट करते थे, ना ही ऐसा है कि पूरे तरीके से वेस्टर्न फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न की तो सारी चीज़ें सही है और अपनी सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ना ही ये ईस्टर्न की बुराई करते थे, ईस्टर्न में भी जो चीज़ें गलत हैं जैसे सती और बाकी प्रॉब्लम्स, उनको ये सुधार करने की बात करते थे। तो ये मिडिल पाथ डेफिनेटली अडॉप्ट करके चलते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वो परसेप्स ऑफ जीसस में लिखते हैं, ही प्रेज द मोरल एंड फिलोसॉफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट बट क्रिटिसाइज इट्स मिरेकल स्टोरीज। तो जो चीज़ें राजा राम मोहन रॉय जी को लगती हैं कि बहुत ज़्यादा सही नहीं, सुपरस्टिशियस है, उन चीज़ों को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। दिस अर्नड हिम द हॉस्टिलिटी ऑफ द मिशनरीज, ही हैड टू फेस हॉस्टिलिटी फ्रॉम ऑल ऑर्थोडॉक्स क्वार्टर फॉर हिज रैशनल आउटलुक। देन यहाँ राजा राम मोहन रॉय जी की बात कर रहे हैं कि ही वॉज द फर्स्ट टू टूक इंडिया टू द रोड ऑफ मॉडर्निटी, तभी इन्हें आधुनिक भारत का पितामह कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 मई 1772। तो ये तो हमने पढ़ा है, राधानगर में ही वॉज बॉर्न। ही सेड दैट इंडिया शुड एक्वायर ऑल दैट वाज बेस्ट इन द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी ईस्ट और वेस्ट के जो बेस्ट हैं वो इंडिया को मिलना चाहिए। देन ये कहते हैं ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट for the traditional philosophical system of the East and believed that the Western culture alone would regenerate Indian society। सिर्फ वेस्टर्न कल्चर से भारतीय समाज का पतन होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो पहला सही और दूसरा भी सही, आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सोशो रिलीजियस मूवमेंट वाले पार्ट का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल हो। ब्रह्मो समाज की अगर हम बात करें तो 1814 में आत्मीय सभा के रूप में स्टैब्लिश होता है और इसके बाद मोनोथिस्टिक आइडियाज़ को प्रमोट करने की बात है। कई बार पूछा गया पेपर में, मोनोथिस्टिक का मतलब होता है एकेश्वरवादी, यानी जो वन गॉड में बिलीव करते हैं। तो इसकी बात क्या करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी, और आइडोलेट्री को भी अपोज करते हैं, यानी मूर्ति पूजा का भी खंडन करते हैं। देन राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया अगस्त 1828 में, और जो आगे चलकर ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या था, तो बार बार ये हम पढ़ते हैं कि हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने की बात है, ना कि हिंदुइज्म एज अ रिलीजन पर क्वेश्चन है। इसी के साथ ही मोनोथिज्म को प्रमोट करना है, जो कि ट्विन पिलर्स हैं एंड वेदास एंड उपनिषद। द समाज ऑल्सो ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट टीचिंग्स ऑफ द अदर रिलीजन एंड केप्ट इट्स एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, ऑपोजिशन टू आइडोलेट्री एंड क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल एविल सच एज सती। तो ये चीज़ें हैं और फीचर्स ऑफ ब्रह्मो समाज हैं, सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। जो वीडियो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के, आप उसे रेफर कर लीजिए, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो पहले भी पूछे गए हैं ब्रह्मो समाज के ऊपर, जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में कह रहे हैं कि कौन कौन से जो
चीज़ें हैं वो पार्ट थी नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम की। पहला कह रहा है बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट एंड फॉरेन क्लॉथ, यानी लॉ कोर्ट को भी बॉयकॉट करना है और फॉरेन क्लॉथ को। स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस का ऑब्जर्वेंस रखना है। टाइटल वगैरह बनाए रखना है और ओनर्स को बिना पब्लिक में उन्हें यूज़ किए। देन पंचायत वगैरह इस्टेब्लिश करने हैं फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। तो ये स्पेक्ट्रम में भी कवर्ड है, हमने भी पढ़ा है, बिकॉज स्पेक्ट्रम ही हमने मेजर सोर्स रखा है मॉडर्न हिस्ट्री में। सितंबर 1920 में क्या होता है, कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन चलता है जिसमें कांग्रेस अप्रूव करती है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को। टिल द पंजाब एंड खिलाफत रोंग्स वर रिमूव, जब तक कि पंजाब और खिलाफत में जो चीज़ें खराब हुई हैं वो जब तक सही ना हो जाए, और इसके साथ ही स्वराज जब तक ना इस्टेब्लिश हो जाए। तो प्रोग्राम में कौन कौन सी बातें शामिल थी? पहला ये कि जो बॉयकॉट है गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस का वो किया जाएगा। देन दूसरा कह रहे हैं कि बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट, तो ये हम देख सकते हैं लॉ कोर्ट के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। देन यहाँ पे इन्होंने बताया है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, तो ये दो चीज़ें हैं, सही बात है। दूसरा कह रहे हैं ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, तो डेफिनेटली गांधी जी जुड़े हुए हैं इस मूवमेंट के साथ, तो ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं। और ये चीज़ जब नहीं लागू हो पाती है चौरी चौरा में, तब जाकर विड्रू भी करते हैं। तो यानी इतना स्ट्रॉन्ग एक प्रोग्राम के अंदर एक एजेंडा था कि स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ये कोर फिलोसॉफी थी इसकी। तो ये चीज़ भी हम पढ़ सकते हैं, ये आप देखिए। ड्यूरिंग द मूवमेंट द पार्टिसिपेंट वर सपोज टू वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल द टाइम रिमेनिंग नॉन वायलेंट। इसी के साथ ही इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह को बॉयकॉट करना है, ये आप देख सकते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। देन इसके बाद बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, देन रेनन्सिएशन ऑफ गवर्नमेंट ओनर्स एंड टाइटल, यानी जो गवर्नमेंट ओनर और टाइटल हैं उनका त्याग कर देना है, उन्हें रेनन्सिएट कर देना। बट यहाँ तो कह रहे हैं रिटेंशन, यानी बनाए रखना है, तो ऐसा नहीं है, उन्हें त्याग कर देना, रेनाउंस कर देना है, तो थर्ड हो जाएगा गलत। देन चौथा कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, तो ये बात भी सही है, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरीके से डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत, यानी जो न्याय है वो पंचायत के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि लॉ कोर्ट को बॉयकॉट कर दिया जा रहा है। ठीक है, लॉ कोर्ट को बॉयकॉट करने के कारण पंचायत के थ्रू जो जस्टिस है वो डिस्पेंस की जाएगी। सो चौथा भी सही है, बस तीसरा गलत है और बाकी तीनों सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरिगेशन डिवाइस अरघट्टा क्या है? वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, लार्ज व्हील विद अर्दन पोर्ट्स टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट स्पोक। देखिए 2016 में ही क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में कि अरघट्टा का क्या मतलब है, क्या ये बॉन्डेड लेबर है? ऐसा नहीं है। क्या ये लैंड ग्रांट्स है? ये भी नहीं है। वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड, यानी ज़मीन की सिंचाई के लिए ये एक वाटर व्हील था, है ना। वाटर व्हील की बात करें तो आप देखो बाकी किसी ऑप्शन में व्हील की बात नहीं है। लार्ज अर्थन पोट, यानी एक बड़े घड़े की बात कर रहे हैं, गलत है। लार्ज वाटर बकेट, नहीं, बाल्टी की बात नहीं हो रही है, तो ये भी गलत है। लार्ज बैग, वाटर बैग, नहीं, बैग की भी बात नहीं है, व्हील की बात है, चक्के की बात है। सो आंसर इज ऑप्शन भी, बहुत ईजी है। ये होता है PYQs का रेलेवेंस, ऐसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमने पिछले 5 साल की एनालिसिस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखे हैं। देन स्टेट PCS भी डेफिनेटली सिविल सर्विसेज के बाद तो पूछते ही हैं ये चीज़ें। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि PYQs डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं पेपर में। अब ये तो आपको लग रहा होगा सबका ठीक हुआ है, बट ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरघट्टा कुछ तो इरिगेशन से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ सारा इरिगेशन से रिलेटेड है। तो यही होता है कि PYQs हमें क्लैरिटी के साथ करके जाना है। वैसे ये हमने तो कई बार पढ़ा है, यूट्यूब पे मैंने बहुत बार इसे डिस्कस किया है, इसके अलावा बैच में भी, और ये हमने कवर किया है उपिंदर मैम वाली बुक से, बिकॉज वहाँ पे फिगर के साथ डिस्कशन है और वही बहुत डिटेल में। अगला देखिए, एंशिएंट इंडिया के किस रूलर ने मत्तविलास, विचित्र चित्र और इसके अलावा गुना भर जैसे टाइटल्स लिए? अब देखिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक है। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी आपको, एंशिएंट हिस्ट्री इन 1 आवर। अगर आपने वो देखी है तो आप विदिन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हमने कई चीज़ें कवर की थी जिसमें ये बात भी शामिल थी। देखिए महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है ये जैनिज़्म के फॉलोअर थे अपने ईयरली पार्ट ऑफ हिज करियर में। इसके बाद ये सेविज़म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय सेवा सेंट, थिरुनवुक्करसर, एलियास अप्पार। तो अप्पार बहुत फेमस सेवा सेंट्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आकर ये सेविज़म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये शिवा टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं और बहुत सारे टाइटल इन्होंने लिए, गुनाभर, सत्यसंध, चेताकारी, चित्रकारपुली, विचित्रचित और मत्तविलास। तो ऐसे बहुत सारे टाइटल लिए गए महेंद्र वर्मन के द्वारा।
तो मत्स्य विलास वगैरह तो पूछा भी गया पहले भी, तो आंसर इज ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन। अगर आपने ये तमिलनाडु बोर्ड नहीं भी पढ़ी है तो ये आप देख सकते हो, जो फाइन आर्ट्स की बुक है वहाँ भी बताया गया है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है, इन्होंने बहुत सारे टाइटल लिए जिसमें विचित्र चित्र भी शामिल है। विचित्र चित्र का मतलब है क्यूरियस माइंडेड, चित्त का मतलब होता है मन, और विचित्र का मतलब आप जानते ही हो, तो क्यूरियस माइंड की बात कर रहे हैं महेंद्र वर्मन। तो ये 2-3 जो सोर्सेज हैं कि हाँ बेसिक सोर्सेज पढ़ने से हमारा काम बन जाए, तो इन क्वेश्चंस को देखकर काफ़ी अच्छा फील होता है कि हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान की बात कर रहे हैं, फाहियान किन के टाइम पे आया, तो बताने की नीड भी नहीं है, क्वेश्चन सबको रटे होते हैं। आंसर इसका ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त सेकंड। ह्वेन-सांग के टाइम पे ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं, जबकि जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। पहले भी पूछा गया, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी के अलावा भी, उस टाइम भी हमने इनकी चर्चा की है। ये आप देख सकते हो, फाहियान वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षा। देन ये कह रहे हैं ह्वेन-सांग जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे विजिट करते हैं, तो ये तो स्वैप कर दिया गया है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। और ये रिसेंट का ही है बीपीएससी का, यानी जो बिहार पीएससी है इसमें भी इस तरह क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए हैं। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय, जो कि पावरफुल मेरीटाइम स्टेट था, जिसने मलय पेनिनसुला को रूल किया, सुमात्रा को, जावा को और नेबरिंग आइलैंड को। तो लास्ट ईयर जब हमने एनालिसिस की थी सीडीएस की, अब अभी भी वो वीडियो है, आप देख सकते हो चैनल पे। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चोलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सेंगोल, और क्वेश्चन रिपीट होगा, पूछा जाएगा, और पूछा भी गया, रिपीट भी हो गया। इसमें इन्होंने कहा कि किस चोला किंग ने शैलेंद्र रूलर जो कि श्री विजय के हैं, इनको इनकरेज किया कि एक बुद्धिस्ट विहार बनाए नेगापट्टनम में। अगेन तमिलनाडु बोर्ड की बुक के साथ ही हमने उस टाइम पे भी कवर किया था। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मलय आर्कीपेलगो है ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है इंडिया और फार ईस्ट के बीच। बहुत सारे हिंदू किंगडम्स एग्जिस्ट कर रहे थे 5 और 15 सेंचुरी के बीच इस पर्टिकुलर मलय आर्कीपेलगो में, जिसमें से सबसे जो फेमस और इम्पोर्टेंट हिंदू किंगडम था वो था श्री विजय का किंगडम। ये एक ग्रेट सेंटर था ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। देन इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो श्री विजय किंगडम है ये एक पावरफुल मेरी टाइम का मतलब समुद्री और कमर्शियल पावर के रूप में डेवलप होता है, ये शैलेंद्र एम्पायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। श्री विजय एम्पायर को शैलेंद्र एम्पायर के नाम से जानते हैं, और जो शैलेंद्र रूलर है महायान बुद्धिस्ट है, और इसी के साथ ही पाल रूलर के साथ इनका कॉर्डियल रिलेशन था, इसके अलावा चोलाज के साथ भी। जो राजा राज चोल हैं इन्होंने अलो किया शैलेंद्र किंग मार विजय तुंग वर्मन को कि वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाए नागपट्टनम में, ठीक है, समझ आया। तो इसके साथ ही अगला पॉइंट है कि इनके जो सन है राजेंद्र, इन्होंने शैलेंद्र किंगडम को ही कनकर कर लिया कुछ टाइम पे, और ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से राजा राज चोल ने बहुत जगहों पे लीनियंसी दिखाई, बट उनके सन ने पूरा ही ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। तो राजेंद्र चोल वाज मोर फियर्स रूलर देन हिज फादर। बाद में ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एट द एंड, और जो शैलेंद्र एम्पायर है वो 11वीं सेंचुरी तक कंटिन्यू रहते हैं। खैर ये क्वेश्चन तो इसलिए भी आसान हो जाता है, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन आसान या हार्ड नहीं होता, उसके ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सेम रहने दूँ बट यहाँ पे ऑप्शन में राजेंद्र फर्स्ट लिखूँ, देन राजा राज लिखूँ, देन बाकी जो 2 रूलर हैं उनका नाम भी कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ईजिली हम फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। बट एट द एंड हमें यही समझना होगा कि वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। जैसे इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने की कोशिश की गई है, सभी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है कि चोलाज रूलर का साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो खास तौर से मलय और बाकी एरियाज के जैसे सुमात्रा हो गए, जावा हो गए, इनके साथ बहुत कोर्डियल रिलेशन थे, तो वहाँ से हम एसोसिएट कर सकते हैं चोलाज को। सो आंसर इज ऑप्शन सी। बट अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ नेम के साथ पूछ लिया जाता तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। अशोक इंस्क्रिप्शन में प्रदेशिका, राजूक और युक्ता की बात की गई कि एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे, किस लेवल पे थे ये आपको बताना है। तो ये हमने समग्र बैच की आपको मैंने फाइल प्रोवाइड की थी मौर्य और पोस्ट मौर्यस के नाम से। इसमें देखो मैंने ये बताया कि समहारती जो है ये चीफ कलेक्टर थे रेवेन्यू के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे, ये अकाउंटेंट्स वगैरह को मैनेज करने का काम करते थे, अकाउंट्स वगैरह को खास तौर से। देन समनिधार्थी थे जो कि ट्रेजरर थे, यानी खजानों को रखने वाले थे, खजांची थे। देन इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिवीजन से ये डिवाइडेड था डिस्ट्रिक्ट में, इसमें राजूक ऑफिशियल थे। अब राजूक जो वर्ड है कहाँ से आया है, राजू से आया है, और रज्जू का मतलब रोप होता है, रस्सी होता है। तो जो राजूक शब्द है कहाँ से आया, रस्सी से आया, बिकॉज इनका काम था लैंड को मेजर करने का
और ये लैंड को मेजर करने के लिए रस्सी का सहारा लेते थे। रस्सी को उस टाइम पे रस्सी ने रज्जू कहते थे। और इनकी हेल्प कौन करते थे? तो रज्जू की हेल्प करते थे युक्ताज। रज्जू की हेल्प कौन करते थे? युक्ताज, जो क्लर्क होते थे। समझ आ गया आपको? हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की। ये देखिए डिवीज़न जो है ये डिवाइडेड था डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अंडर ऑफिशियल्स थे। इसके बाद ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये जम्मू कश्मीर पीसीएस में पूछा गया इसी साल। अब इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, प्रदेशिका, राजूक और युक्ताज, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और ये सही था। तो सिर्फ इसके बेस पे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। या यूँ कहें कि स्टेट पीसीएस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सारे रिलेवेंट स्टेट पीसीएस कवर किए हैं बैच में, किसी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो स्वराज की प्राप्ति है वो लेजिटिमेट यानी वैध और पीसफुल तरीके से होगी। दूसरा कह रहे हैं कि इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विथ सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन। यानी आसान भाषा में अगर हम कहें तो अगर 1 साल के अंदर अगर स्वराज नहीं आता है और गवर्नमेंट रिप्रेस करती है, इन चीज़ों को दबाने की कोशिश करती है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जाएगा और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाली बात देखने को मिलेगी। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर स्टैंडर्ड बुक में कवर्ड है। अगर आप स्पेक्ट्रम में भी देखोगे तो इन्होंने ये बताया हुआ है डेफिनेटली कि गांधी जी ने ये कहा, ओनली इफ द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली स्वराज वुड बी असर्ड इन विद इन अ ईयर। ठीक है, 1 साल के अंदर जो स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी इस तरह से। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। इसके अलावा ये एनसीईआरटी में भी है, ये चैप्टर भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। इसमें देखिए उन्होंने क्या बताया कि रोलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी एक ट्रूली नेशनल लीडर बन जाते हैं। देन ये बात करते हैं कि इंडियन हु विज्ड कॉलोनियलिज्म टू एंड वर आस्क्ड टू स्टॉप अटेंडिंग स्कूल, यानी जो चाहते हैं कि कॉलोनियलिज्म एंड हो, स्कूल कॉलेज लॉ कोर्ट वगैरह ना जाएं और टैक्सेस वगैरह नहीं पे करें। यानी एट द एंड ये रेनन्सिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो भी ब्रिटिशर्स के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनका त्याग करना है, ऐसी बात देखने को मिलती है। तो अगर ये बात है, इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, लेजिटिमेट तरीके से अटेनमेंट हो स्वराज की, तो ये एक मेजर बात देखने को मिल रही है। देन इसी के साथ ही देख रहे हैं अगर नॉन कोऑपरेशन जो इफेक्टिवली कैरी आउट होता है तो इंडिया 1 साल के अंदर स्वराज विन कर लेगा। ठीक है, तो ये भी बात है। और इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि ये एनसीईआरटी में है 1 साल वाली बात। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हो साफ तौर से कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली पीवाईक्यूज और एनसीईआरटीज वगैरह से हैं। तो इसी को बेस बनाकर हम नेक्स्ट बैच में भी समग्र 4.0 में भी एनसीईआरटीज और पीवाईक्यूज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। समग्र 3.0 में जो इमेंस रिस्पॉन्स मिला उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपके कमेंट्स और मैसेज से पता चल रहा है कि मैंने उस कोर्स के साथ काफ़ी जस्टिस किया है। तो अगर आप समग्र 4.0 के लिए इंटरेस्टेड हैं और ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर हैं, इनसे आप कांटेक्ट करके एक्स्ट्रा डिटेल्स यानी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ऐप और वेबसाइट में जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आपको इस मीडियम से शेयर कर दी जाएंगी। इस पर आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है या टेलीग्राम पे भी हमारी आईडीज़ है, वहाँ से भी आप मैसेज पूछ के ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर से हेल्प मिली होगी और हम जल्द ही अगले सब्जेक्ट की एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।